नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जैसे कि हमारा जो एडीओ के एग्ज़ाम है उसमें हम जो रूरल डेवलपमेंट एवं उससे संबंधित योजनाएं को लेके आ रहे हैं। इसी के हमने जैसे कि आप ही हम थोड़ा देर इससे पहले हम एक वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के जो एडीओ के सिलेबस हैं, ठीक है, उस पर हमने चर्चा की है, खासतौर पे रूरल डेवलपमेंट वाले सेक्शंस पे। तो इकाई 2 हम लोग चालू कर रहे हैं। पहले इकाई में क्या है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों की योजनाएं दिखाए हुए हैं। विभिन्न विभागों की योजनाएं को हम श्रेणीबद्ध रूप से लाएंगे, लेकिन इससे पहले प्रायोरिटी हम सेकेंड यूनिट को देते हैं, क्योंकि सेकेंड यूनिट में डायरेक्ट स्पेशल सिलेबस को लिखा हुआ है कि मनरेगा आएगा, आवास योजना आएगा, इंदिरा आवास योजना आएगा, एनआरएलएम आएगा, ठीक है, मतलब जैसे कि राजीव गांधी जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना हो गया, ये सारे के सारे लिखी हुई है। मतलब क्या होगा कि ये फिक्स है, यहाँ से तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और ज्यादातर क्वेश्चन यही से आते हैं। तो हम सबसे पहले ज्यादा नंबर अर्निंग पे बल देते हुए सबसे पहले हम लाते हैं मनरेगा, ठीक है। इकाई 2 है एडीओ के सिलेबस में रूरल डेवलपमेंट का सेक्शन, और ये होगा हमारा पार्ट 1 कल, ठीक है। तो हमारे चैनल में जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, प्योर कंटेंट मिलेगा और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे के साथ। पहला पार्ट हम लोग लेके आ रहे हैं कि इस योजना का मूल प्रावधान क्या है, ठीक है, कि क्या क्या चीज था, शुरुआत कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ में कैसे शुरुआत हुआ, क्या इसके प्रावधान है। सेकेंड पार्ट में हम लेके आएंगे कि इसके अंतर्गत और क्या क्या का अमेंडमेंट हुए, ठीक है, और अभी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितना बजट आवंटन किया गया, कितनी इसकी उपलब्धि रही, ये सारा चीजें लेके, या कौन कौन से अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। सेक्शंस आपको ऐसे ही पढ़ना है, लास्ट में अवार्ड पढ़ना है, उपलब्धि पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, शुरू में इसकी शुरुआत पढ़ना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनरेगा पार्ट 1, ठीक है। तो मनरेगा बोल रहे हैं, ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके। पूरा नाम क्या रहेगा, देखो, MG, ओके, एन हो जाएगा, आर हो जाएगा, ई हो जाएगा और जी हो जाएगा और ए हो जाएगा, मनरेगा। पूरा नाम, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पूरा नाम क्या है इसका, तो महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके। गारंटी एक्ट कौन सी ईयर है, तो आपको 2005 लेना है, लागू 2006 से हुआ है, गलती नहीं करना है, 5 में लागू हो, मतलब इसमें अधिनियम बना था। और थोड़ा देखते हैं, पूरा नाम है मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, रोजगार गारंटी योजना, अगर हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। ये क्या है, ये 100 दिवस का रोजगार देने का एक गारंटी बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है हमें। जैसे कि इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं, उद्देश्य को हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके। पहला उद्देश्य अगर हम लोग थोड़ा से बनाए यहीं पे, तो एक होता है पलायन को रोकना, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रामीण आबादी होते हैं, एग्रीकल्चर एक सीजन का होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, शहरी पलायन कर जाते हैं और दूसरे राज्यों में बस जाते हैं। तो इससे हमें क्या होगा, पलायन रुकेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की आमदनी उतना ज़्यादा नहीं होता, लॉस हो जाता है, तो वो लोग ऋणग्रस्त हो जाते हैं। इससे आपका कहीं न कहीं रोजगार मिलेगा, आमदनी मिलेगा। तीसरा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अधोसंरचना विकास होता है। अब गांव में क्या हो रहा है, तालाब बन रहा है, रोड बन रहा है, कोई मकान बन रहा है, कुछ भी चीज हो रहा है, नहर बन रहा है, अभी नर्मदा गरवा योजना में जुड़ गए, मतलब सब चीजें बन रहा है, यहाँ अधोसंरचना विकास हो रहा है। चौथा क्या हो सकता है, इसके प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं कि इसके तहत क्या होता है, हमारे जो सरकारी कामकाज है वो नीचे लेवल तक के काम करते हैं। सरकारी कामकाज आपको कम से कम साल भर क्या रहता है, कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है आपकी गवर्नमेंट संस्था, ठीक है, क्योंकि नीचे तक आने में दिक्कत होता है, तो इसी बहाने नीचे तक के आपका काम होगा। तो इस प्रकार मल्टीपर्पज एक योजना है, अम्ब्रेला योजना बोल सकते हो आप, कि बहुत सारे सेक्टर को प्रभावित करता है, ठीक है। और यूपीए गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक रहा है मनरेगा, ठीक है। हर साल छत्तीसगढ़ सरकार को भी 10 से 12 अवार्ड मिल रहे हैं मनरेगा के तहत, अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग अवार्ड मिलता है, ठीक है। जैसे अभी कोरोना काल पे बहुत ज्यादा रहा कि लोगों की जब आय बंद हो गई तो कहीं ना कहीं मनरेगा ही एक सहारा हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल डेवलपमेंट के एंगल से, इसी वजह से एडीओ में प्रमुखता से रखा गया है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना, 100 दिवस का आपका क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, इसका उद्देश्य। अब हम इसका देखते हैं कि प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे इसकी नींव रखी गई, ठीक है। तो नींव रखी गई, संसद में पारित हुआ 25 अगस्त, याद रखना है 25 अगस्त ना, 25 अगस्त 2005 को संसद में यह पारित हुआ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का साइन। तो राष्ट्रपति का साइन हुआ, मतलब वो संसद में पारित हो गया 25 अगस्त को। अधिसूचना निकला गजट में, कब निकला, 7 सितंबर को, याद रखना है 7 सितंबर को यह क्या हुआ, अधिसूचना निकला, और उस दिन से यह अधिनियम बन गया। देखो, जिस दिन पारित होता है उस दिन अधिनियम मान लिया जाता है, लेकिन जिस दिन अधिसूचना निकलता है वो दिन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद ही इंप्लीमेंट होगा। तो 7 सितंबर को निकला। लागू कब हुआ ये, तो लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को,
226 ऐसे बोलेंगे 226, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को निकला। इसी वजह से 2 फरवरी को हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी का एक और डेट है, हालांकि ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये आर्द्र भूमि है, मतलब इन्वायरमेंट का टॉपिक है। जिस दिन रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में, तो 2 फरवरी को ही आते हैं, इस वजह से उसको आर्द्र भूमि दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये लागू हुआ पूरे देश में। कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ, याद रखना है। 1 अप्रैल 2008 को भारत सरकार के समस्त जिलों में लागू हुआ, जितना भी जिला उस समय बना था उसमें सब में लागू। 3 डेटें याद रखना है, 5, 6, 8, 7। देखो सबसे पहले 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2008 और 2 अक्टूबर 2009, ठीक है। तो 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ? लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। उस समय का 200 जिले का था। शुरू में क्या था, कितने जिलों में लागू हुआ था? मात्र 200 जिलों में लागू हुआ था, बाद में पूरे देश में लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2008, ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 को पूरा इसका नाम परिवर्तन हुआ। नरेगा को हमने क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं गांधी जी का सपना था कि गांव में बसना चाहिए ना, भारत का विकास कहाँ होना चाहिए? गांव में होना चाहिए। तो इस वजह से हमने इसके सपनों को साकार करते हुए इसी के नाम पे योजना दे दिया, महात्मा गांधी। नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा, ठीक। नीति निर्धारण कौन करता है? इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कौन लेके आया था? तो जीन ड्रेज लेके आए थे। जीन ड्रेज जो कि एक बेल्जियम के थे, इन्होंने इसका क्या किया? नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक। अब देखते हैं शामिल योजना कौन कौन से जो योजना था जो पहले से एक्टिव था, इसको हमने इसमें क्या किया? मर्ज किया। तो इसमें आता है आपका JRY, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, या जवाहर रोजगार योजना। पहले इसको हम लोग बोलते थे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बोलते थे ना। अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को ही इसको हम JRY के नाम से जानते हैं, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक योजना था काम के बदले अनाज योजना, याद रखना है, काम के बदले अनाज योजना, ठीक है। मतलब आप जैसे जितना काम करेंगे 1 महीने में तो आपको 30 से 50 किलो तक के चावल मिलता था, ठीक है। कई एरिया गेहूं मिलता था, तो चावल और गेहूं बांटने का जो स्कीम था वो था काम के बदले अनाज योजना, पहले कार्ड मिला हुआ था। तो ये दोनों योजना को हमने किसमें जोड़ दिया गया? मनरेगा में जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसका मंत्रालय कौन है या संस्था कौन है? तो ये है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसके बाद काम पाने का कानूनी अधिकार है यह मंत्रालय, मतलब ये कानून के तहत ही। सहभागिता देखते हैं तो केंद्र और राज्यों की बात करें, केंद्र और राज्यों की बात करें तो केंद्र का 90% शेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। केंद्र के कितना % शेयर है? 90% शेयर है, और राज्य का 10% शेयर रहता है। तो मतलब केंद्र का लाभांश, केंद्र का जो भारांश होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आपको याद रखना, बहुत कम योजना में 90% का शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत कम योजना में। उनमें से एक योजना है हमारा कौन सा? मनरेगा। बाकी सब में 60-40 ज्यादा चलता है, ठीक है। अब इसके चरण देखते हैं कि कितने चरण पे लागू हुआ इंडिया में। सबसे पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ठीक है। पहले चरण था 2 फरवरी 2006, ये बताया मैं, ठीक है। दूसरा था 1 अप्रैल 2007, 8 नहीं 7, ठीक है। फिर तीसरा चरण था वो जो लागू हुआ था समस्त जिले में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मनरेगा संपूर्ण भारत में कौन से चरण में लागू हुआ था? तो तीसरे चरण में लागू हुआ था, ठीक है। पहले चरण में देखना है 2 फरवरी 2006, 200 जिलों में लागू हुआ, जहां काम के बदले अनाज योजना चल रहा था और संपूर्ण JRY चल रहा था। मतलब जिस जिला पे JRY और काम के बदले अनाज योजना एक्टिव थे, वहीं पे हमने इंप्लीमेंट सबसे पहले किया, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है वहां पे। उसके बाद हमने 130 जिले को और चुना गया 2007 में, 1 साल बाद। और उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण जिला, जितना भी भारत में जिले थे उसमें सारे जिला को एक्टिव हो गए, ठीक है। याद के बाद 2011 की जनगणना जब हुआ तब उसमें हमने मनरेगा के आंकड़े उपलब्ध कराए गए। उसके आधार पे 2021 तक की बात करें, ठीक है, मतलब इसके आधार पे हमने अनुमान लगाया कि 708 जिले पे है। 2021 के आधार पे कितने जिले में है? अभी वर्तमान में 708 जिले पे लागू हैं, और ब्लॉक की संख्या है 7102, 7102 ब्लॉक, और जिला कितना है? 708 जिले, ठीक है। ये हो गए आंकड़ों की बातें। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में कैसे लागू हुआ मनरेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी क्या हुआ? 3 चरण पे लागू हुआ। पहले चरण पे जो था कौन सा? 2 फरवरी 2006 वाला, वहां पे टोटल 11 जिलों पे लागू हुआ था। उसके बाद जब 1 अप्रैल 2007 वाला, 1 अप्रैल 2008 वाला आया, तब हमने 4 जिलों पे लागू किया, ठीक है। नहीं, 1 अप्रैल 2007 वाला में, ठीक है। और 2008 में जब 1 अप्रैल 2008 आया तो 6 जिलों में लागू हुआ। 2006 की बात करें तो उस समय कितने जिले थे, ठीक है। तो उस समय क्या था कि नारायणपुर, बीजापुर नहीं बना हुआ था, ओके।
तो टोटल 16 जिले थे। तो देखो इसके आधार पे हम लोग देखें, सबसे पहले बीएसपी, देखो नीचे का बात कर रहे हैं हम लोग बस्तर, देखो बिलासपुर और रायगढ़ 2 जिले बिलासपुर संभाग से, ठीक है। बस्तर से बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा 3 जिला नीचे से, रायपुर से मात्र धमतरी में लागू हुआ, दुर्ग से राजनांदगांव और कवर्धा में लागू हुआ, ठीक है। और ऊपर सरगुजा का सरगुजा, कोरिया और जसपुर, देखो आपको ना टिक कर दिया जिस जिस जिले में लागू है। जैसे बस्तर संभाग बोला, बस्तर जिला में भी लागू है, आपको ऐसे याद रखना है। बिलासपुर संभाग बोला, बिलासपुर जिला में भी लागू है, लेकिन रायपुर और दुर्ग जिला में लागू नहीं है, उस संभाग के राजनांदगांव कवर्धा में लागू है धमतरी। बहुत आसान है, देखो रायगढ़ हो गया, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर हो गया, फिर धमतरी हो जाएगा, फिर राजनांदगांव कवर्धा, फिर सरगुजा, कोरिया और जसपुर, ठीक है। ऐसे करके आपको टोटल 11 जिले याद करने हैं, यह क्वेश्चन आ सकते हैं। मनरेगा अधिनियम जो लागू है ये किसके तहत लागू हुआ बोलेंगे, तो ये लागू जो हुआ था 2005 की धारा 4(1) के तहत। 4(1) में ये बताया गया था कि कौन कौन से एरिया को इसमें शामिल किया जाएगा। उसी में क्या करते हैं हम लोग, लिस्टेड कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं और उसके तहत मनरेगा चालू हो जाता है, ठीक है, धारा 4(1) के तहत। ओके, जब दूसरा चरण चालू हुआ, ठीक है, जिसमें से 130 जिले शामिल हुए, 130 में से हमारे यहाँ 4 जिले थे, ठीक है। 130 में से हमारे यहाँ कितने जिले थे, 4 जिले थे। एक था रायपुर, देखो रायपुर इसमें शामिल नहीं था, बताया था, महासमुंद, कोरबा और चांपा, ठीक है। तो बिलासपुर संभाग के 2 और रायपुर संभाग के 2, रायपुर, महासमुंद, कोरबा और चांपा, ठीक। अब आता है 2008 का सीजी का, शेष जिलों में लागू हुआ, जितने भी जिले चल रहे थे, क्योंकि 11 4 15 हो गए, 8 की बात कर रहे हैं, 8 में कितने जिले थे, टोटल 18 जिले हो गए थे 2007 से, तो टोटल 10 जिलों में लागू हुआ बाकी के, ठीक है। ये हो गया, चलिए बहुत आसान है, 11 4 बाकी, 11 में 11 पढ़ लिए, 4 में रायपुर, महासमुंद, कोरबा, चांपा, आपको याद करते हुए चलना है वीडियो के साथ साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके प्रावधान क्या है। प्रावधान क्या है, देखो प्रावधान की बात करें असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र क्या होता है पहले समझ लो, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, आपको जब मंथली वाइज जब कोई बड़ी कंपनी है, स्ट्रक्चर है, वहां डायरेक्टर बैठा हुआ है, जहां पे क्या हो रहा है कि सारा चीजें रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में रहते हैं, ऐसी संस्था को हम संगठित क्षेत्र बोलते हैं। और वहां रोजगार करना, जैसे कि आप बीएसपी में जॉब करते हो, ठीक है, आप सेल के अंतर्गत या कोई बैंक में जॉब करे, सब संगठित क्षेत्र है। लेकिन इसमें नहीं आते हैं, उसको असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। तो ग्रामीण विकास में काम करने वाले कौन से क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है। और कैसे मजदूर होंगे, अकुशल श्रमिक होंगे, याद रखना है, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, इसके 4 लेयर होते हैं। जैसे कि एक होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, अर्धकुशल कहलाते हैं। अकुशल मतलब होता है जो मजदूरी करते हैं, फावड़ा वाला काम करते हैं। कुशल मजदूर जैसे कि क्या हो जाएगा, मैनेजर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, ये सब कुशल में आते हैं। तो ये अकुशल श्रमिक होंगे यहाँ के लोग, ठीक है। सीधा क्या करेंगे, गोदी खनाई होता है जैसे कि ना, और कुछ काम होता है तो एकदम अकुशल लोकल मजदूर। प्रत्येक ग्रामीण परिवार में ये क्या होगा, 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को। याद रखना है, इसका इकाई क्या है बोलेगा, तो परिवार इसकी लोएस्ट इकाई है, क्योंकि हमने आधार किसको बनाया, परिवार से बनाया। तो परिवार से हमने बनाया 100 दिवस का रोजगार। 2013-14 में बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि शुरू में 100 दिन का दे रहा था। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया कि हमारे यहाँ ऐसे भी रोजगार का बहुत दिक्कत है, ज्यादा आमदनी है नहीं, बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र, एग्रीकल्चर में भी एक ही सीजन धान होता है। इस वजह से 2013 से छत्तीसगढ़ में 150 दिवस का रोजगार कर दिया गया। और 150 दिवस किया गया तो 50 दिन का कौन देगा पैसा, 50 दिन का राज्य सरकार देगा बोला, राज्य सरकार देगा बोला, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जिनको वनाधिकार पट्टा मिला हुआ है, जैसे बस्तर क्षेत्र हो गया या सरगुजा संभाग हो गया, जहां पे वन ज्यादा है, वहां पे क्या करते हैं, जमीन का पट्टा दे देते हैं, ताकि उस एरिया पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अपना धान बेच सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनका वनाधिकार पट्टा मिला है, उनको भी 150 दिवस का रोजगार मिलेगा, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ के सारे लोग प्लस वनाधिकार पट्टा, सबको 150 दिवस। लेकिन जिस साल क्या होता है, सूखा लग जाता है, पानी नहीं गिरता है, तो वहां पे और ज्यादा ये होता है, वहां के लोगों को प्रवासन ज्यादा करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 200 दिवस का रोजगार है। कितने दिवस का रोजगार है, 200 दिवस का रोजगार है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है, तो ये तहसील के आधार पर डिसाइड होता है, याद रखना है, ठीक है। तहसील, ये IRC करके एक 4C बनता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, जिसके तहत तहसीलदार को ये पावर है कि कोई भी एरिया को क्या करता है, वो सूखा घोषित करता है, कितना % सूखा है करके। जिस एरिया को वो सूखा घोषित करेगा, उस तहसील पे हम 200 दिवस का रोजगार देंगे, ठीक है। तो ये IRC भी आपको पता होना चाहिए, रेवेन्यू कोड, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा 5वां पॉइंट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके तहत जब घर बनाई करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, टोटल बिल्डिंग बनाने के लिए तो मिलता है 48,000, 12,000 मिलता है,
ठीक है। देखो आवास योजना में क्या क्या मिलता है, 48 मिलता है, 48 मिलता है और 24 मिलता है, 3 किस्तों में तो पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद 12,000 रुपये आपका किसके लिए मिलता है, आपका शौचालय के लिए निर्माण के लिए मिलता है। इसके साथ ही आप मजदूरी भी करेंगे उसमें, तो मजदूरी करेंगे तो आपकी आमदनी भी प्रभावित हो रही है क्योंकि आप घर बना रहे हैं। तो अगर नॉर्मल क्षेत्र होगा, नॉर्मल एरिया सामान्य क्षेत्र, तो 90 दिवस का आपको मजदूरी जो ये होते हैं, ठीक है, मजदूरी रेट होता है वो आपको मिलेगा। और वही आईएपी जिले का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे रहेंगे तो आपको 95 दिवस का जो अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, 95 दिवस का जो मजदूरी रेट होता है आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो 90 दिवस और 95 दिवस का होता है, ये टोटल होता है। इस प्रकार टोटल 5 क्लॉस होते हैं। पहला असंगठित क्षेत्र 100 दिवस, दूसरा छत्तीसगढ़ में 150 प्लस वनाधिकार में 150, सूखा में हो गया 200 और प्रधानमंत्री ग्रामीण ये हो गया, तो समान क्षेत्र में 90 दिवस और आईएपी में 95 दिवस का होता है, ठीक। अब हम जो पढ़ते हैं बेरोजगारी भत्ता। अब मैंने क्या किया, काम मांगा तो कार्य के मांग किए जाने के 15 दिन तक के तो आपको क्या किया जाएगा, आप पे रुकेगा। रोजगार सहायक को आप क्या करेंगे, देखो मैं लाइन से पढ़ रहा हूं, फॉर्म भरना पड़ता है एक तो क्या कि मेरे को रोजगार चाहिए, ये फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको रोजगार पत्र बोलते हैं, रोजगार आवेदन पत्र। वो किसके पास भरेंगे, रोजगार सहायक के पास। रोजगार सहायक क्या होता है, मैं कल के मतलब जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें बताऊंगा। रोजगार सहायक ही क्या होता है, इसके एग्जीक्यूटिव अधिकारी होते हैं जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में रहते हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हीं की वैकेंसी में मतलब खासतौर पर इनके पोस्ट में 7500 रुपए की वृद्धि की है वेतन में, ठीक है। पहले ये कम था, 2000, 4000, 5000 ऐसे कुछ, अभी 7500 रुपए मिलता है। तो रोजगार सहायक के पास आप आवेदन करेंगे। अब रोजगार सहायक क्या करेगा, 15 दिन के अंतर्गत अपने जो ऊपर अधिकारी होते हैं उनको भेजते हैं, और 15 दिन के बाद अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो 15 दिन के पश्चात उसको जितना रेट है ना, जितना मजदूरी रेट है उसका 25%, 1/4 भाग मतलब 25% आपको मजदूरी रेट मिलेगा, ठीक। कितना दिन तक, 15 से 30 दिन तक के। देखो शुरू से 15 तक का कुछ नहीं मिलेगा, 15 से 30 तक के आपको कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। 1 महीना हो गया काम मांगे जाने तक के, काम मिला नहीं है, तो 1 महीना के पश्चात आपको आधा रेट मिलेगा, ठीक है। आधा रेट मतलब अभी मैंने यहाँ पे लिखा है 204 रुपए एक दिन का दिवस चल रहा है, आपको 102 रुपए डेली बैठे बैठे खाओगे। कब, जब आप काम मांगने के 30 दिन के बाद भी आपको रोजगार नहीं मिलता, तो इसलिए इसको गारंटी एक्ट कहा जाता है। आपको काम देने का अधिकार है, गारंटी है ये, ठीक है, ओके। अब आता है कार्य क्षेत्र, कहाँ मिलेगा काम, तो आपका निवास स्थान जिस ग्राम पंचायत में है उसके 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, याद रखना है। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर। लेकिन 5 किलोमीटर से ज्यादा है, बहुत दूर है, बेचारे को साइकिल में जाना पड़ रहा है या पैदल जाना पड़ रहा है या तो बाइक लेके जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। ऐसे भी कमा तो 204 रुपए है। तब उस कंडीशन में क्या किया है कि यदि निवास से, ठीक है, अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, 5 किलोमीटर से अधिक हो रहा है, तो आपको 10%, 1/10 मतलब 10% अतिरिक्त यात्रा भत्ता देने का भी प्रावधान है। क्या है, यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता कितना परसेंट है, 10%। कितना किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर के बाद है, ठीक है। अब पढ़ते मजदूरी दर की बात करते हैं। मजदूरी दर कितना चल रहा है, 204 रुपए चल रहा है। अभी लास्ट जो 2022 की बात करेंगे, मतलब पिछले साल का रेट जो तय हुआ है, अभी तो आया नहीं है। पिछले साल था 193 रुपए था, वो बढ़ के 11 रुपए बढ़ा था, 204 रुपए। इसको बिल्कुल पूछेगा, 204 रुपए चल रहे हैं, 193 में 11 रुपए ऐड कर दो, 204 रुपए, ठीक है। निर्धारण कौन निर्धारण करता है, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय इसका निर्धारण करता है। अब केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय निर्धारण कैसे करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हालांकि इसमें मैंने उतना ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है क्या करता है कि इसके अंतर्गत एक कमेटी डिसाइड किए थे जिसको बोलते हैं मिहिर शाह समिति। मिहिर शाह समिति क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, उपभोक्ता सूचकांक होता है। देखो दो चीजें होता है, एक WPI होता है और एक क्या होता है, CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 3 एंगल आते हैं। देखो ये CPI-AL लिखा हूं ना, CPI-AL के अंतर्गत 3 आता है। एक आता है RL आता है, रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल एरिया में कैसा होगा। एक होता है एग्रीकल्चर रेट कैसा होगा। तो ये AL जो होता है एग्रीकल्चर एरिया पे अभी न्यूनतम मजदूरी कितना दिया जाना चाहिए, ये रिपोर्ट डिसाइड करता है कौन सा, CPI-AL के। उसी के आधार पे इसका हम लोग क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि अभी के दौर पे 204 रुपए देंगे तब जाके कुछ बच पाएगा, क्योंकि महंगाई का रेट के आधार पे ही CPI-AL डिसाइड होता है, ठीक है। तो CPI-AL याद रखना है, मिहिर शाह समिति याद रखना है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक, CPI का मतलब 204 रुपए, 11 रुपए बढ़ा दिए हैं। मजदूर और सामग्री जब पैसा देते हैं तो पूरा पैसा नहीं देते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने तो कुछ पैसा बहुत ज्यादा दे रहा है, कुछ एरिया पे सामग्री भी देते हैं। तो मूल्य मिलेगा मजदूरी 60% और सामग्री मिलेगा 40%। जैसे 100 रुपए आपके कमा लिए, 204 रुपए कमा लिए, तो 204 रुपए में 60% लगभग ये हो जाएगा 120 रुपए के आसपास।
और 80 रुपये आपको सामग्री मिलेगा। सामग्री में फावड़ा गहती जो भी आप मांग करोगे वो सामग्री मिलता है। 60-40 का रेशियो रहता है। भुगतान कैसे होगा भाई? तो सामान्य रे में तो ऑनलाइन अकाउंट में आता है, क्योंकि आपका अकाउंट से ही कनेक्टेड रहता है, जिसके हम डीबीटी योजना बोलते हैं, कई बार बताया भी था ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है। लेकिन आईएपी या पहाड़ी क्षेत्र जहां पे नेटवर्क नहीं होता है, अकाउंट नहीं होता है, बहुत दूर में बैंक होता है, वहां पे हम नगद भुगतान देने का भी प्रावधान है। ठीक है, ऐसे नगद भुगतान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 4 जिले को भी शामिल किया गया है जहां पे नगद भुगतान मिलता है। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ये बहुत दूरवर्ती क्षेत्र है, बैंक बहुत दूर में होते हैं, कितना दूर से आएंगे, इसलिए 4 जिले में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये 4 जिला आपको याद रखना है जहां पे नगद भुगतान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनेगा, एकदम आसान है। देखो, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, 4 जिला सोचते हैं। ठीक है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में एक पॉलिसी भी चल रहा था जिसमें मेरी मर्जी योजना के तहत मितानिन होते हैं या एसएसजी कार्यकर्ता होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ता, वहां पे आकर रोजगार स्थल में ही उसके अंगूठे के आधार पे, आधार कार्ड से ही क्या कर रहे हैं, उसका ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, ताकि उसको बैंक का चक्कर ना काटना पड़े। इस आधार पे अगर हम मजदूरी दर को देखें, सारा चीज को देखें, तो एसटी के लिए 17% के आसपास क्या हो रहा है, इसका जो रेट है, मतलब पैसा जो जा रहा है 17% आसपास जा रहा है, और एससी के लिए 19% के आसपास पैसा जाता है। ठीक है, ये चीजें हुआ कौन सा, मजदूरी दर पे। हर एक टॉपिक पे डिटेल से पढ़ेंगे, इसका एक पार्ट और आएगा। ठीक है, उसमें और आंकड़े पढ़ेंगे। आपको कम से कम 2 वीडियो में सारे आंकड़े को लिखना है कॉपी में और याद करते चलना है। ठीक है, एडीओ में गारंटी है कि 3 से 3 क्वेश्चन तो आ ही सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ सकता है, 1-2 वीडियो से। ठीक, अब आता है चयन कैसे किया जाता है भाई, कि किसी आदमी को रोजगार देना कैसे, तो ये चयन करता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ना करके इसकी ग्राम सभा डिसाइड करती है कौन लाभार्थी होगा करके, ग्राम सभा ना, ग्राम सभा। तो प्रत्येक परिवार में क्या बनता है भाई, जॉब कार्ड बनता है ना, प्रत्येक परिवार में क्या बनता है, जॉब कार्ड बनता है। ये जो जॉब कार्ड होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, याद रखना है। जैसे आपके घर में 10 सदस्य हो गए तो आपके परिवार में क्या बनेगा, 2 कार्ड बनेगा। ठीक है, आपके परिवार में जैसे 6 सदस्य हो गए तो भी से 2 कार्ड बनेगा, क्योंकि 5 सदस्य बस 1 कार्ड में हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्रमुख रूप से देखें तो महिला सदस्य जो होते हैं इसके ये होते हैं। ठीक है, जो कार्ड होता है उसमें फोटो लगा रहता है, या जो कार्ड किसके नाम पे रहता है, तो महिला सदस्य के नाम पे रहता है। ठीक है, दूसरा, जैसे कि महिला सदस्य के नाम पे रहता है, उसका अकाउंट भी उसी अकाउंट पे रहता है। ठीक है, क्योंकि वही है कि चलो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए करके। ठीक है, कोई शुल्क दे नहीं होगा, याद रखना है, कोई शुल्क दे नहीं होगा। आप जॉब कार्ड के लिए फ्री में अप्लाई करेंगे, 15 दिवस के अंतर्गत आप मांग करोगे कि मेरा जॉब कार्ड चाहिए, तो आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा। और यह कार्ड क्या है, एक कानूनी दस्तावेज है। क्या है, एक कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, इस प्रकार हमने लगभग सारे सेक्शंस को अच्छे से कवर किए हैं। इसके सेकेंड पार्ट और लेके आएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम तो 2 मिनट रुकेंगे। ठीक है, ओके। और इसके साथ ही हमारे जो जय पीएससी एकेडमी के जो चैनल है, ठीक है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सारे एडियो के कंटेंट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।